स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अब तक कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, तो पहले हम प्रॉब्लम पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, सर यह चैप्टर स्टार्ट कराया है, बड़ा चैप्टर है, टाइम लग रहा है। एक तो मैं ये बता दूं, अभी यह चैप्टर आधा ही हुआ है। अब यह चैप्टर ही क्यों स्टार्ट कराया, यह मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। यह आपकी बुक का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो यही है। जब यदि सिलेबस में कमी होने लगी, जैसे कि निर्देश मिल रहे हैं कि 30% तक सिलेबस कम होगा, तो कुछ चैप्टर तो हटेंगे। यह इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके हटने के चांस सबसे कम है। मैं 100% तो नहीं बोल सकता कि ये नहीं हटेगा, लेकिन 99% चांस है कि यह चैप्टर नहीं हटेगा। यदि हम कोई और चैप्टर स्टार्ट करते तो हो सकता था वो सिलेबस कम होने पर हट जाए, तो हमारी इन क्लासेस का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए यह सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करवाया है, और आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कोई भी चैप्टर हो, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको एक चैप्टर को पढ़ने के लिए कम से कम 25 क्लास लेनी ही पड़ेंगी। कोई भी चैप्टर हो, तो आपको जितना उपलब्ध कराया जा रहा है आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए। आगे कब स्कूल खुले, क्या सिलेबस हो, उसके अकॉर्डिंग हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको सब कुछ समय पर अच्छी तरह से उपलब्ध करवाया जाएगा। इसलिए अपना धैर्य बनाए रखें, आराम से अपनी पढ़ाई जारी रखें। किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आपका यह 7 नंबर का चैप्टर है। यदि सिलेबस कम हुआ तो लगभग यही चैप्टर 10 नंबर का हो जाएगा। तो यदि आप 80 में से 10 नंबर भी यहाँ कवर कर रहे हो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आगे जैसे भी होगा, जितना ज़्यादा होगा, जितना आपके लिए अच्छा हम कर पाएंगे हम करेंगे। आपको इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो उपलब्ध करवाया जा रहा है आप पढ़ते रहें। आपका काम है घर पर अपनी पढ़ाई को सुचारू रखना, व्यवस्थित रखना। आप उस पर ध्यान दें। यदि टाइमिंग की कमी लग रही है तो हो सकता है हम अगली कुछ दिनों में टाइमिंग बढ़ा देंगे, जिससे कि आपको वीडियो ज़्यादा उपलब्ध हो पाएंगी और आपका सिलेबस भी थोड़ा स्पीड से होगा। तो अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आंकिक प्रश्नों के बारे में। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न हमने किए थे। एक प्रश्न मैंने आपको करके बताया था, और फिर मैंने आपको बोला था कि किताब में जितने भी सॉल्व क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन है दर्पण से संबंधित, वो आपको करके देखने हैं। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई थी, कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, तो उन क्वेश्चनों को क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी किताब में पीछे अनसॉल्व क्वेश्चन है, वह 5वां क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, तो सबसे पहले तो यह याद रखना है क्वेश्चन में कौन सा दर्पण दिया हुआ है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण दिया हुआ है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है F बराबर 30 सेंटीमीटर। तो यह तो आपको पता होना चाहिए कि किस दूरी को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी स्मॉल f से प्रदर्शित की जाती है, तो स्मॉल f बराबर
30 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको बताया था मैंने कि फोकस दूरी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। और फोकस दूरी के लिए मैंने आपको बताया था यदि आपको अवतल दर्पण मिले तो फोकस दूरी धनात्मक होगी और यदि उत्तल दर्पण मिले तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। यहाँ कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक। तो F बराबर -30 सेंटीमीटर। यदि एक बिंब 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है, बिंब दूरी को स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं, बिंब बराबर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था बिंब दूरी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस सबके लिए हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक। तो बिंब दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब दूरी स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं, क्वेश्चन मार्क। स्वरूप, स्वरूप का मतलब है आवर्धन, मतलब प्रतिबिंब कितना बड़ा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब दूरी और आवर्धन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब दर्पण है तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है? दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f, f का मान रखो 1/f बराबर हमारे पास है -30। b याद करना है, u बराबर कितना है? -20। तो देखो इसको ऊपर लिख रहा हूं -30 बराबर 1/b माइनस प्लस माइनस तो -1/20। पक्षांतरण करेंगे 1/b बराबर 1/-30 प्लस 1/20। लघुत्तम कितना आया? 60 -2 प्लस 3 बराबर 1/60। तो 1/b बराबर 1/60। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, पंचगुना। तो b बराबर 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर, b बराबर 60 सेंटीमीटर आ गया। यदि आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो देखो दूरी कैसी है? धनात्मक। और मैंने आपको बताया था धनात्मक दूरी किधर की होती है? दाईं ओर। तो हम लिखेंगे यहाँ प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। इसके बाद उसने पूछा है स्वरूप। स्वरूप का मतलब आकार, और आकार किससे ज्ञात करते हैं हम? आवर्धन से। तो आवर्धन m बराबर, अब m बराबर हमारे पास दो फॉर्मूले थे, h' और दर्पण के लिए -v/u। तो हमारे पास h' और h का मान नहीं है, तो हम उस फॉर्मूले को काम में नहीं ले सकते। इसलिए हमारे पास मान किसका है? u का है और b का है। तो हम कौन से फॉर्मूले को काम में लेंगे? -v/u। तो m बराबर -v/u। b बराबर क्या आया हमारे पास? 60 सेंटीमीटर। तो -60। u बराबर कितना आया? -20। माइनस से माइनस कट गया, 20 से 60 3। तो आवर्धन 3। आवर्धन का मात्रक कोई होता ही नहीं, जो हम मात्रक काम में लेंगे। तो आवर्धन कितना आया? 3। इसका मतलब प्रतिबिंब बिंब से 3 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। प्रतिबिंब कैसा आया? धनात्मक। यदि प्रतिबिंब धनात्मक तो प्रकृति कैसी होगी? सीधा व आभासी। कैसी होगी प्रकृति? सीधा व आभासी। तो देखो यदि आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति पता हो, प्रकृति पता हो, आकार पता हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना उत्तर चेक कर सकते हो सही आया है या नहीं आया। देखो b बराबर कितना आया? प्लस के 60 सेंटीमीटर। धनात्मक हमेशा दाईं ओर, और अवतल दर्पण में सिर्फ एक स्थिति में दाईं ओर प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे। कौन सी स्थिति? छठी स्थिति।
कौन सी स्थिति? छठी स्थिति। छठी स्थिति उसने यहाँ दी हुई है। फिर बिंब कहाँ है? फोकस और ध्रुव के मध्य। देखो यह अवतल दर्पण, यह P, यह F। फोकस दूरी कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। तो यह दूरी कितनी? 30 सेंटीमीटर। और बिंब कहाँ रखा है उसने? 20 सेंटीमीटर पर, मतलब कहीं यहाँ बिंब स्थित है। तो बिंब की स्थिति कहाँ होगी? F और P के मध्य। जब छठी कंडीशन में बिंब F और P के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे दाईं ओर। हमारा प्रतिबिंब कहाँ आया? दाईं ओर। तो हमारे प्रतिबिंब की स्थिति सही है। इसके बाद बात आती है आवर्धन की। आकार बताया था, आकार कैसा होता है? बड़ा। कितना बड़ा? 3 गुना बड़ा आया है आकार। उसके बाद बात की थी प्रकृति की। अवतल दर्पण के लिए एक ही स्थिति में प्रकृति कैसी होती है? सीधा व आभासी। तो सीधा व आभासी हमारी आई है, क्योंकि हमारा आवर्धन कैसा है? धनात्मक। और जब यदि आवर्धन धनात्मक तो प्रकृति कैसी? सीधा व आभासी। वहां भी प्रकृति कैसी थी? सीधा व आभासी। इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब की स्थिति सही है, आवर्धन सही है, हमारा न्यूमेरिकल सही है। यदि इतना दिमाग नहीं लगाना चाहो तो आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई हुई है, वो आपको काम में लेनी है और अपने क्वेश्चन करनी है। इससे अगला क्वेश्चन नंबर है 6। यह अवतल लेंस, यह लेंस से संबंधित क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने दर्पण से संबंधित क्वेश्चन कर लिए उनको वह लेंस से संबंधित क्वेश्चनों पर पहुंचे होंगे। मैंने अभी तक लेंस से संबंधित क्वेश्चन आपको नहीं बताई, ना ही लेंस सूत्र बताया है। जब हम आगे अपवर्तन पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम लेंस से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो जिन बच्चों ने और बाकी क्वेश्चन कर लिए उनके लिए बहुत बहुत बधाई कि आप क्लास से आगे चल रहे हो। लेकिन बाकी बच्चों के लिए जब मैं लेंस से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा। एक क्वेश्चन यह है क्वेश्चन नंबर 2, अनसॉल्व क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में हमें यह याद रखना है दर्पण कौन सा है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। तो यहाँ प्रतिबिंब दूरी दी हुई है, b बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। b बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब b धनात्मक होगा या ऋणात्मक? b के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब दूरी उत्तल दर्पण के लिए हमेशा कैसी होगी? धनात्मक। क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दोनों स्थितियों में कहां बनता है? दाईं ओर। और दाईं ओर की दूरी धनात्मक। तो उत्तल दर्पण के लिए दूरी कैसी होगी? धनात्मक। तो b बराबर प्लस 8 सेंटीमीटर। यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तो f बराबर कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी दी है उसने? 16 सेंटीमीटर। यदि फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। कब धनात्मक होगी, कब ऋणात्मक होगी, यह किस पर डिपेंड करेगा? दर्पण पर। अब मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण दिख जाए तो फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण दिख जाए तो फोकस दूरी धनात्मक। तो f बराबर कितना हो गया? प्लस 16 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि दर्पण फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तो बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। u बराबर क्वेश्चन मार्क। उसने क्या पूछा है? बिंब दूरी। तो हमारे पास वही दर्पण सूत्र हमें काम में लेना है। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। f का मान कितना है? 16। b का मान कितना? 8। u का मान कितना? ज्ञात करना है।
पक्षांतरण करेंगे 1/u बराबर 1/16 माइनस 1/8। लघुत्तम कितना आया 16। 1 - 2 बराबर -1/16। तो 1/u बराबर -1/16। तो u बराबर कितना हो जाएगा -16 सेंटीमीटर। तो यह क्या आ गई हमारी बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति कैसी आई ऋणात्मक। और यह हम बार बार आपको बता रहा हूं कि बिंब दूरी हमेशा कैसी होगी ऋणात्मक। यदि गलती से आपकी बिंब दूरी धनात्मक आ रही है तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। बिंब दूरी हमेशा कैसी आएगी ऋणात्मक। क्वेश्चन में दी है तो भी ऋणात्मक, और यदि उसने ज्ञात करवाई है तो भी कैसी आएगी ऋणात्मक। तो ये तो हुए आपके क्वेश्चन। दर्पण से संबंधित जो प्रॉब्लम बच्चों ने बताई थी वो क्वेश्चन यहाँ हो चुके हैं। उसके बाद कुछ बच्चों ने लेंस से संबंधित क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम बताई थी। तो अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं हैं। जिन बच्चों ने लेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं उनके लिए फिर से बधाई। आप अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो लगातार। लेकिन अब जो हम टॉपिक चालू करेंगे, परावर्तन यहाँ हो चुका है, अब आगे हम अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। तो हम वहां पर फिर लेंस के बारे में प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे, लेंस सूत्र पढ़ेंगे, उसके बाद लेंस से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो अब यदि आगे भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो आप इसमें कमेंट में डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों ने बोला था सर पिछली वीडियोस में नोट्स नहीं थे, वो किसी तकनीकी समस्या की वजह से नोट्स वीडियो में ऐड नहीं हो पाए। पिछली वीडियोस के जितने भी नोट्स हैं वो इस वीडियो में आपको लास्ट में मिल जाएंगे। तो वह आपकी प्रॉब्लम यहाँ हम सॉल्व कर देंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है अपवर्तन। क्या है टॉपिक अपवर्तन। अब देखो सबसे पहले तो यह भी एक प्रकाश की घटना है अपवर्तन। अब अपवर्तन और परावर्तन में अंतर क्या है तो देखो, परावर्तन का मतलब क्या पढ़ा था हमने, टकराकर वापस आना। अपवर्तन का मतलब टकराकर वापस आना नहीं है, अपवर्तन का मतलब है आर पार जाना। तो अपवर्तन क्या होता है, मान लो यह कोई अपारदर्शक, परावर्तन में क्या था अपारदर्शक, अपवर्तन में क्या होगा पारदर्शक। यह कोई कांच की पट्टी है, कांच की पट्टी का है। तो याद रखना परावर्तन में हमने दर्पण काम में लिया था, एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की हुई थी, लेकिन अपवर्तन में कैसा होगा सतह पारदर्शक आर पार। तो यह कांच की पट्टी का है जो कैसी है आर पार, कैसी है आर पार। अब एक प्रकाश की किरण आई, एक प्रकाश की किरण आई, यह कांच की पट्टी का, यहां वायु, यहाँ क्या है वायु, और यह क्या है कांच की पट्टी का, और इसके नीचे भी क्या है वायु। तो देखो अपवर्तन किसे कहते हैं, एक प्रकाश की किरण यहां से आई, कांच में प्रवेश की, और जब वह कांच में प्रवेश करेगी तो इसके वेग में क्या होगा परिवर्तन, इसका वेग बदलेगा तो यह अपने पथ से विचलित हो जाएगी। अब यह ऐसे आई तो यह ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन यह ऐसे ना जाकर ऐसे जाती है। क्यों जाती है, कैसे जाती है, क्या कारण है, यह सब हम इसके जस्ट आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें अपवर्तन के बारे में पढ़ना है, परिभाषा के बारे में। तो दो तरह से जा सकती है, एक तो जानी तो तिरछी आई, ऐसे जानी चाहिए थी, इसका रास्ता ये है, लेकिन ये ऐसे नहीं जाके
इधर जाती है। तो देखो, जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। किसे कहते हैं? अपवर्तन। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से, अब वे माध्यम कुछ भी हो सकते हैं, पहले भी पढ़ाया था। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, विरल माध्यम, सघन माध्यम। कौन सा विरल है, कौन सा सघन है, यह डिपेंड करता है किन दो माध्यमों की हम आपस में तुलना कर रहे हैं। अब प्रकाश की किरण वायु से पानी में जा सकती है, वायु से कांच में जा सकती है, तो यह अलग बात है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ परिभाषा की। अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसका पथ यह है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यह ऐसे नहीं जाके अपने पथ से क्या हो गई? विचलित हो गई और इस दिशा में मुड़ गई। तो यह क्या है? अपवर्तन। प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित होना क्या कहलाता है? अपवर्तन। किरण सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं जाके मुड़ गई, अपने पथ से क्या हो गई? विचलित। तो वह क्या कहलाता है? अपवर्तन। प्रकाश की किरण का, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका अपने पथ से विचलित हो जाना, अपने मार्ग से भटक जाना क्या कहलाता है? अपवर्तन। अपने सीधे रास्ते पर नहीं जाके वह मुड़ गई, अपना मार्ग भटक गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई, तो यह घटना क्या कहलाएगी? अपवर्तन। इससे आगे अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे, अपवर्तन का कारण पढ़ेंगे। अगली क्लास में हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।